हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 5 इंडिया वाली बुक का भू संसाधन तथा कृषि के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है यानी प्रश्न है, भारत में भूमि उपयोग के किन्हीं 6 वर्गों का उल्लेख कीजिए। यानी भारत में जो भूमि है, भूमि को किन किन कार्यों में प्रयोग किया जाता है। तो पहले बात करते हैं वनों के अधीन क्षेत्र, यानी एक ऐसी भूमि होती है जहां विभिन्न प्रकार के वन लगे होते हैं और ये सरकार के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है बच्चों? सरकार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आता है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि एक ऐसी भूमि होती है जहां कृषि के अलावा, जैसे आपका छोड़कर सब चीज हो, जैसे आपके उद्योग हो, ठीक है, दुकानें हो, घर हो, लेकिन खेती ना की जाती हो, उस प्रकार के भूमि को गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बंजर तथा व्यर्थ भूमि। ठीक है, जो भूमि क्या होती है? बंजर होती है, व्यर्थ भूमि होती है। एक आता है स्थायी चारागाह क्षेत्र। स्थायी चारागाह क्षेत्र पर मुख्यतः जो नियंत्रण होता है वो ग्राम पंचायत का होता है। किसका होता है? ग्राम पंचायत का। नेक्स्ट आता है विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, यानी इसमें विभिन्न प्रकार के उपवन। उपवन का अर्थ क्या होता है? यानी ऐसे वृक्ष लगे होते हैं जो फलीदार होते हैं, जो फल देते हैं। नेक्स्ट आता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ठीक है, तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का मतलब क्या है? यानी ऐसी भूमि का टुकड़ा, ठीक है, यानी वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों या उससे अधिक समय तक क्या हो, खेती ना की गई हो। ठीक है ना, इस वर्ग में सम्मिलित की जाती है। और भूमि जैसे अगर हम लोग तकनीक द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। क्या होता है कि जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि होती है, मतलब इसे बेसिकली छोड़ दिया जाता है, खेती नहीं की जाती है, लेकिन इसे दोबारा कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है। एक होता है वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि वह भूमि होती है जो 1 साल से कम समय तक खेती नहीं की जाती हो। अगर किसी भूमि पर 1 साल से कम समय तक खेती नहीं की जाती है, उसे हम वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। एक होता है पुरातन प्रतिभूमि। पुरातन प्रतिभूमि का मतलब क्या होता है? यानी ऐसी भूमि जो 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम समय तक कृषि रहित हो, यानी उस भूमि पर खेती ना की गई हो, तो उसे क्या कहते हैं? पुरातन प्रतिभूमि कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं निवल बोया गया क्षेत्र। इसका मतलब क्या होता है? यानी वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती हैं। ठीक है, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती हैं, तो उसे निवल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसलों के लिए आर्द्रता के प्रमुख स्रोत के आधार पर भारतीय कृषि को 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब फसलों के लिए आर्द्रता के आधार पर, किसके आधार पर? तो आर्द्रता के आधार पर कितने भारतीय कृषि को 2 समूहों में बांटा गया है। प्रत्येक की हमें क्या करनी है? 2-2 विशेषताएं बतानी है। तो अगर बात की जाए आर्द्रता के आधार पर, तो आर्द्रता के आधार पर भारतीय कृषि जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला आता है आपका संचित कृषि। कौन सी कृषि आती है? संचित कृषि आती है। अब संचित कृषि का मतलब क्या होता है कि जब फसलों को क्या होता है, जब फसलों को जल की आवश्यकता क्या हो, वर्षा द्वारा होती हो, नहीं सॉरी, सिंचाई द्वारा होती हो। किसके द्वारा होती हो? सिंचाई द्वारा, तो उसे हम सिंचित कृषि कहते हैं। यानी क्या होता है इसके अंदर? वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा जब पूरा किया जाता हो, उसे हम सिंचित कृषि कहते हैं। सिंचित कृषि का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना। मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को क्या करना? पानी उपलब्ध कराना। फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर क्या होता है? उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और कृषि योग्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। याद रखिएगा, सिंचित कृषि में जल की आवश्यकता क्या होती है? ज्यादा होती है। जल की आवश्यकता क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं वर्षा निर्भर कृषि। वर्षा निर्भर कृषि का मतलब क्या है? जब फसलों को जल की आवश्यकता किसके द्वारा हो? वर्षा के द्वारा होती है, तो उसे हम वर्षा निर्भर कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा निर्भर कृषि। ये उन प्रदेशों तथा उन क्षेत्रों में की जाती है जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा निर्भर कृषि। ठीक है, उन क्षेत्रों में की जाती है जहां 75 सेंटीमीटर से, या कह सकते हैं
मतलब या तो हम कह सकते हैं 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती हो। ये तो थोड़ा गलत हो गया है। तो जहाँ ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ये पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। अगर वर्षा निर्भर कृषि को भी आप लोग हम आगे देखेंगे कि आपने पढ़ा होगा, वर्षा निर्भर कृषि को भी कितने दो भागों में बांटा जाता है, शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। ठीक है ना? क्या कहा जाता है, एक शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। आर्द्र भूमि कृषि में क्या होता है, आर्द्र भूमि कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जल की आवश्यकता ज्यादा होती है, और शुष्क भूमि कृषि क्या होते हैं, उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जल की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। बात करेंगे भारत के दो प्रमुख पेय फसलों के नाम लिखिए। पेय फसल क्या है, यानी पीने, जो पेय फसलों के, जो पीने योग्य जो फसलें हैं। ठीक है, तो दो पेय फसलों के नाम लिखिए और प्रत्येक फसल के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो आपको पता है कि पेय फसल कौन सी है, जो चाय, चाय एक पेय फसल है, और चाय का उत्पादन कहाँ होता है, असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट होता है कहवा। कहवा को मतलब क्या कहते हैं, कॉफी कहा जाता है। ठीक है, तो कॉफी जो है, कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है, और चाय का उत्पादन कहाँ होता है, असम में होता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात की जाए, भारत में कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण किस प्रकार गंभीर समस्याओं में से एक है। ठीक है, इन तीन बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। यानी क्या कह रखा है, यानी निम्नीकरण। निम्नीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी जब कोई भूमि होती है, जमीन होती है, ठीक है, जब उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, भू निम्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, भू निम्नीकरण कहा जाता है। जब किसी भूमि की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है तो उसे हम भू निम्नीकरण कहते हैं। अब बात करते हैं भू निम्नीकरण के, जैसे भूमि संसाधन को निम्नीकरण सिंचाई तथा कृषि विकास के दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न समस्या है, और ये समस्या सिंचित क्षेत्रों में भयानक है। सिंचित क्षेत्रों में क्या है, यहाँ भयानक है। कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जल क्रांतता। जल क्रांतता का बच्चों मतलब क्या होता है कि जब फसलों को जरूरत से ज्यादा क्या कर दिया जाता है, सिंचाई कर दी जाती है। ठीक है, तो जब फसलों को जरूरत से ज्यादा क्या कर देते हैं, सिंचाई कर देते हैं, तो जल की जो मतलब जो भूमि की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। यानी एक भू निम्नीकरण का एक कारण बन सकता है। लवणता का मतलब क्या होता है, जिस पानी में ज्यादातर खारापन हो। तथा मुद्रा क्षारता के कारण क्या होती है, भूमि कई बार क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कीटनाशक और खरपतवार नाशक। यानी कीटनाशकों का और खरपत कहा जाता है, खरपतवार, ठीक है, नाशकों का रासायनिक यानी अत्यधिक प्रयोग करने से क्या होती है, जहरीले तत्वों का संकेंद्रण हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप फसल, जैसे क्या होता है, फसलों में जरूरत से ज्यादा रासायनिक खादों का जब प्रयोग किया जाता है तो क्या होती है, फसलें खराब हो जाती हैं या भू निम्नीकरण हो जाता है। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र भी कई प्रकार के भू निम्नीकरण से प्रभावित हुए हैं। जैसे जल द्वारा मृदा के अपरदन और वायु अपरदन को प्राय मानवकृत है। मतलब क्या कहा जाता है कि जैसे जल द्वारा अपरदन, जैसे अपरदन को तो आप जानते हो कि मिट्टी का कटाव छटाव, तो कई बार क्या होता है कि मिट्टी जो मृदा होती है, हवाओं द्वारा या वायु द्वारा का कटाव छटाव होने के बाद क्या हो जाता है, ये मिट्टियां क्या होती हैं, वायु द्वारा खेतों में जाती हैं और उस पर एक परत बन जाती है, जो क्या बन जाता है, भू निम्नीकरण का एक कारण बन जाता है। ठीक है, जिससे भू निम्नीकरण हो जाता है या फसल की भूमि की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि, दोनों में अंतर बताइए। तो अब बात करते हैं शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि के बारे में। ठीक है ना, तो पहला बात करते हैं शुष्क भूमि कृषि। ठीक है, मैंने आपको ऊपर समझाया था, अब इसको थोड़ा हम समझते हैं। ठीक है ना, शुष्क भूमि वर्ड से समझ में आ रहा, शुष्क, शुष्क का मतलब क्या होगा, जहां गर्मी ज्यादा होगी। यानी शुष्क भूमि कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से क्या होती है बच्चों, कम होती है। उन क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है, शुष्क भूमि कृषि की जाती है। इन कृषि क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग की अनेक विधियां अपनाई जाती है। यानी शुष्क भूमि कृषि में कॉमन सेंस की बात है, शुष्क भूमि कृषि है तो वर्षा कम होगी, तो वर्षा कम होगी तो वर्षा जल जो जल होता है, ठीक है, उसको मतलब बचाने के लिए क्या होती है, यहाँ अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। और बेसिकली क्या होता है कि इन कृषि क्षेत्र में शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें
जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना, आपका ये गलत हो गया है, ज्वार है, ज्वार आदि उगाई जाती है। मतलब क्या है कि इन फसलों में, मतलब शुष्क भूमि कृषि में उन फसलों को बोया जाता है जिन्हें जल की आवश्यकता कम होती है। जैसे आपने देखा होगा रागी हो गया, बाजरा, मूंग, चना, इन सभी फसलों को क्या होती है, जल की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्द्र भूमि कृषि के बारे में। तो आर्द्र भूमि कृषि का मतलब क्या होता है कि अब इनमें ये आर्द्र भूमि कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है। इस कृषि में ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल पौधों की आवश्यकता से अधिक प्राप्त होता है। इस प्रकार की कृषि के प्रदेश बाढ़ तथा मृदा अपरदन का सामना करते हैं। मतलब क्या होता है कि आर्द्र भूमि कृषि क्या होती है, जिन क्षेत्रों में की जाती है वहां जो बाढ़ आते हैं ना, बाढ़, ठीक है, और मृदा अपरदन वहां साधारण बात होती है। ठीक है। आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के उपयोग की कोई विधि यहाँ नहीं होती। ठीक है ना, क्योंकि अब वर्षा जल कहाँ संग्रहण करेंगे, यहाँ तो वर्षा को जल को संग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ क्या होती है, जरूरत से ज्यादा वर्षा होती है। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मासिन राम में होती है। तो वहां जल संरक्षण की कोई विधियां नहीं अपना सकते ना। आगे बात करते हैं, इन कृषि क्षेत्रों में वह फसलें उगाई जाती है जिन्हें पानी की ज्यादा जरूरत होती है। आप सभी को पता है कि जैसे चावल हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया, इन सभी फसलों को क्या होती है, जल की आवश्यकता ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो ये है, ये अंतर होता है शुष्क भूमि कृषि में और आर्द्र भूमि कृषि में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है भारत में कृषि ऋतुओं का वर्णन कीजिए। यानी आपको पता है कि भारत में जैसे ऋतु तो जानते हो, ठीक है, यानी फसल ऋतु। तो भारत में कितनी फसल ऋतुएं हैं, तो 3 फसल ऋतुएं हैं। खरीफ फसल ऋतु, ठीक है, रबी फसल ऋतु और जायद फसल ऋतु। चलिए इसमें डिफरेंस की बात करते हैं। तो खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिण में होती है। कहाँ होती है, ज्यादातर खरीफ फसलें ज्यादातर दक्षिण में की जाती हैं। ठीक है, उत्तर में भी की जाती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर दक्षिण में। ये ऋतु जून माह में प्रारंभ होकर सितंबर माह तक चलती है। यानी जून में, जैसे खरीफ फसल ऋतु में क्या होता है, फसलों को जून में बोया जाता है और सितंबर में इन फसलों को काट दिया जाता है। ठीक है ना। और खरीफ फसल ऋतु है, आप सभी को पता होगा कि खरीफ फसल ऋतु में क्या होता है, वर्षा होने लग जाती है बेसिकली। तो इन्हें क्या होता है, चावल, कपास, जूट, अरहर, इसमें मैंने कौन लिया, गन्ना जैसी फसलों को उगाया जाता है किसमें, खरीफ फसल ऋतु में। दूसरा आता है रबी फसल ऋतु। रबी की ऋतु अक्टूबर से नवंबर में, यानी अक्टूबर से नवंबर यानी सर्दियों में बेसिकली ये क्या होती है, इसकी शुरुआत होती है। और इसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, इसमें गेहूं, चना, तोरई, सरसों जैसी फसलों को क्या किया जाता है, बोया जाता है रबी फसल ऋतु में। एक और फसल ऋतु होती है जिसे हम जायद फसल ऋतु कहते हैं। जायद एक अल्पकालिक फसल ऋतु है। अल्पकालिक मतलब क्या होता है, छोटे समय के लिए फसल ऋतु होती है। ठीक है ना। और इसमें रबी फसल में क्या, रबी की कटाई के बाद, यानी रबी फसल की कटाई के बाद क्या होती है, उसके बाद इसकी शुरुआत यानी कर दी जाती है, यानी फसलों को काटा जाता है। इस ऋतु में कौन से, जैसे तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, सब्जियां या चारे वाली फसलों जैसों का उत्पादन किया जाता है। चारे वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है ये, कि भारतीय किसानों की मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं। तो पहला क्या है, अनियमित मानसून पर निर्भरता। आप लोगों को पता है कि मानसून को कुछ पता नहीं है कि कभी मानसून की अनियमितता, कभी कभी तो क्या होता है, किसान के लिए क्या होता है, कभी कभी तो क्या होता है बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है और कभी कभी वर्षा नहीं होती, जिसके कारण क्या होती है, किसानों की फसलें हैं खराब हो जाती हैं। तो अनियमित मानसून पर निर्भरता भारतीय किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सिंचाई तो इतना ज्यादा विकसित नहीं है ना, सिंचाई के साधन की हर जगह सिंचाई करके फसलों को बोया जा सके। नेक्स्ट क्या है, निम्न उत्पादकता। किसान फसलों को बोता तो है लेकिन उत्पादन जितना चाहता है उतना उत्पादन नहीं हो पाता। ठीक है। नेक्स्ट आता है वित्तीय संसाधनों की बाधाएं या ऋण ग्रस्तता। कई बार किसान क्या होता है, एक फसल को करने के लिए बैंकों से ऋण तो ले लेता है, ठीक है, और जब किसी कारणवश उस फसल, कभी कभी फसल उसकी जब खराब हो जाती है तो बैंकों को वो ऋण जो है यानी लोन जो है वो लौटा नहीं पाता। ठीक है, जिसके कारण वो ऋण के तले क्या होता है, दबता चला जाता है। और इसके साथ साथ क्या है, भूमि सुधारों में कमी भी भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है।
छोटी खेत विखंडित जोत, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। छोटी खेत विखंडित जोत का मतलब क्या होता है? किसानों की जो जमीनें होती हैं, कि कई बार क्या होती है, जो किसानों की क्या होती है, छोटी छोटी जमीनें होती हैं, ठीक है, और ये है ना कई जगह क्या होती है, बटी होती है, ठीक है। तो छोटे छोटे खेत हैं, उसी किसान के, तो यहाँ भी किसान करेगा खेती, यहाँ भी किसान खेती करेगा, यहाँ भी किसान खेती करेगा, मतलब भूमि छोटी छोटी है लेकिन बहुत भागों में बटी हुई है, तो इसे कहते हैं छोटी खेत विखंडित जोत। नेक्स्ट आता है अत्यधिक रासायनिक व उर्वरकों का प्रयोग। किसानों को कई बार क्या होता है, रासायनिक खादों के बारे में जानकारी तो होती नहीं है, तो वो कई बार क्या होता है, अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या होता है, सिंचाई साधनों की कमी, यानी कई बार क्या होता है, किसानों के लिए क्या होता है कि जो किसान होते हैं उनके पास सिंचाई साधन इतने सुविकसित नहीं हो पाते, जिसके कारण क्या होता है, उनकी फसलें कई बार खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो भारतीय किसानों के सामने ये मुख्य समस्याएं आई हैं, ठीक है, और ये पेपर में बहुत बार आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय कृषि के विकास में हरित क्रांति की क्या भूमिका थी, वर्णन कीजिए। तो हरित क्रांति, अब बात करते हैं हरित क्रांति 1970 के दशक में चलाया गया था, ठीक है। फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या किया गया था, हरित क्रांति चलाई गई थी, ठीक है, फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या किया था, उच्च किस्म के बीजों के किसानों को उपलब्ध कराया गया था, यानी बढ़िया किस्म के जो बीज होते हैं वो किसानों को दिए गए थे, ठीक है। इसके किसानों को अन्य कृषि निवेश भी उपलब्ध कराए गए थे, ठीक है, यानी किसानों के लिए क्या किया गया था, थोड़ा निवेश भी किया गया था, पैसे का या अन्य चीजों का निवेश किया गया था सरकार द्वारा, ठीक है, जिसे पैकेज प्रौद्योगिकी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बेसिकली जो होता है, क्या नाम है आपका, जो हरित क्रांति है, ये जो सफल हुआ था पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सफल हुआ था, ठीक है ना, यानी गेहूं के लिहाज से क्या हो गए थे, ये जो 3 राज्य थे ये क्या हो गए थे, वृद्धि हो गई थी गेहूं के उत्पादन में, ठीक है ना। इसलिए और राज्यों में भी चलाया गया था, ये आंध्र प्रदेश में भी चलाया गया था, गुजरात में भी चलाया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा सफलता मिली थी इन 3 राज्यों में, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसे हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी को पता होगा इसे किस नाम से जाना जाता है, हरित क्रांति की। एक चीज और याद रखिएगा बच्चों, हरित क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे, एम एस स्वामीनाथन। कौन थे, एम एस स्वामीनाथन जो थे वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया था हरित क्रांति के द्वारा, यानी इसके अंदर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था, यानी उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग किया गया था, जिसे हम HYV बीज कहते हैं, HYV, जिसे हाइब्रिड बीज भी कहा जाता है, तो इन बीजों का प्रयोग किया गया था। सिंचाई सुविधा का इसके अंदर क्या किया गया, विस्तार किया गया। रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया इसके अंदर, ठीक है। कीटनाशकों जैसी दवाइयों का यूज किया गया था, ताकि जो कीड़े हैं वो फसलों को ना काटें या ना खाएं, ठीक है। और यहाँ फसलों की कटाई के लिए मशीनों का यूज भी किया गया था। तो इस प्रकार से हरित क्रांति के दौरान ये उपाय किए गए थे। आगे बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये भी कहा, ये कई बार क्वेश्चन आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, या पूछा जाएगा भारतीय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किस प्रकार है। तो आपको पता होगा हमारे भारत में देश की कुल श्रमिक शक्ति का 70% भाग किस में लगा हुआ है, कृषि में लगा हुआ है, ठीक है, यानी देश की 70% जो लोग हैं वो कृषि क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। देश की कुल राष्ट्रीय उत्पाद में, ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद में 26% जो योगदान है वो हमारे कृषि का है, किसका है, कृषि का है। कृषि से कई कृषि प्रधान उद्योगों को, यानी कृषि से क्या मिलता है, उद्योगों को क्या मिलता है, कच्चा माल प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे आपको पता है, जैसे कपास, ठीक है, तो कपास कपड़े बनते हैं, ठीक है, जूट रस्सियां बनती हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ चीनी, जैसे गन्ना है, गन्ना नहीं होगा तो क्या चीनी की कल्पना कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो कृषि क्या है, जैसे कच्चा माल भी है। कृषि से ही पशुओं के लिए क्या होते हैं, चारा प्राप्त होता है, ठीक है। इसके साथ साथ 110 करोड़ जनसंख्या को भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है, ठीक है, 110 करोड़ जनसंख्या को किससे प्राप्त होता है, भोजन कृषि से। और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, आधारशिला ही नहीं बल्कि जीवन यापन की क्या है, एक विधि है, ठीक है, या हम कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि क्या है, रीढ़ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके साथ साथ चलो एक और बताते हैं, एक और बात मैं भूल गया था बताना, हम भारत में ये भी आपका बहुत बार पूछा जाता है,
प्रमुख फसलें तथा उनकी परिस्थितियां, यानी भारत में कौन कौन सी फसलें हैं, उनकी कुल भौगोलिक दशाएं क्या क्या हैं। जैसे अगर हम लोग बात की जाए चावल की कृषि के लिए, तो याद रखिएगा चावल जो है, ठीक है, चावल की जो फसल है वो जून से जुलाई में बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर में क्या की जाती है, इस फसल को काट दिया जाता है। और इसके अंदर चावल की फसलें उन क्षेत्रों में ज्यादा की जाती है जहां 25 डिग्री सेल्सियस से तापमान क्या होता है, ऊपर होता है, उन क्षेत्रों में चावल की खेती की जाती है। ठीक है, और ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहां 100 सेंटीमीटर से क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। आप सभी को पता है कि चावल क्या है, चावल को जल की आवश्यकता ज्यादा होती है, ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, और चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल, यूपी और पंजाब जैसे राज्यों में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है पश्चिम बंगाल। याद ना, अगर पूछेगा कि चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है तो पश्चिम बंगाल में बताइएगा। ठीक है, इसके साथ साथ चावल की 3 किस्में होती हैं, ओस, अमन, बोरो। कौन सी, ओस, अमन, बोरो, ये चावल की 3 किस्में होती हैं, ये भी पश्चिम बंगाल में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है गेहूं। तो अगर गेहूं के बारे में बात की जाए तो गेहूं की फसल जो होती है वो नवंबर से दिसंबर में होती है। ठीक है, और अप्रैल मई में क्या होता है, इन फसलों को काट दिया जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए गेहूं का उत्पादन उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, या जहां उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां जल की आवश्यकता, जहां वर्षा कम होती हो, ठीक है ना, या नॉर्मली होती हो। मुख्य राज्य कौन कौन से हैं, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार जैसे राज्यों में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अब बात करते हैं मक्के के बारे में। तो मक्का का फसल जो होता है वो जून में किया जाता है। क्या होता है, जून में, जून से जुलाई में मक्के के उत्पादन किया जाता है और सितंबर से अक्टूबर में इन फसलों को काट दिया जाता है। इसके साथ साथ ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहां तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य होती है, और वर्षा कहाँ कितनी होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। मक्के का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, यूपी, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में किया जाता है। नेक्स्ट आता है गन्ना। आपको पता होगा गन्ना, तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो हमारे यूपी में होता है। ठीक है, तो गन्ना है, गन्ना के उत्पादन किया जाता है जनवरी से मार्च के बीच, गन्ने का उत्पादन किया जाता है और दिसंबर से मार्च में इसकी कटाई कर दी जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ ये उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है, तापमान होता है। यह वर्षा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। मुख्य क्षेत्र हैं यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिए गन्ना एक भार हराश उद्योग है। भार हराश का मतलब क्या होता है कि अगर आपको पता होगा कि गन्ने का अगर खेतों से काट दिया जाता है तो 24 घंटे के अंतर्गत इसे नजदीकी जो चीनी मिल होते हैं वहां ले जाना जरूरी होता है, अन्यथा इसका रस सूख जाता है और जितनी मात्रा में गन्ना चाहिए होता है या रस चाहिए होता है चीनी बनाने के लिए उतना नहीं मिल पाता। नेक्स्ट आता है चाय का। तो चाय जो है वो इसका उत्पादन होता है अप्रैल से जून में, या अप्रैल से जून से लेकर अक्टूबर से दिसंबर तक, और हर 7 से 12 दिन बाद क्या होती है, इसकी फसलों की क्या होती है, कटाई होती है, हर 7 से 12 दिन बाद। यह उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां जो तापमान होता है 21 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और वर्षा 50 से 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। सभी को पता है असम जो है, असम में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और असम में ही, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में आपको पता है असम की साइड ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कपास के बारे में। तो कपास जो है देश के विभिन्न भागों में भी भिन्न भिन्न रहता है, ठीक है ना, यानी अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है और देश के विभिन्न भागों में इसकी इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ 21 से 30 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तापमान होता है और वर्षा 50 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और आपका कर्नाटक। आगे बात करते हैं जूट के बारे में। ठीक है, तो जूट जो है वो फरवरी में निम्न भूमि में और मार्च में उच्च भूमि में बोया जाता है और जुलाई से अक्टूबर में इन फसलों को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। ठीक है, ये उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है।
ठीक है, वर्षा सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, यहाँ तापमान होता है। और 160 से 200 सेंटीमीटर तक क्या होती है, वर्षा होती है। ये उन क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे आपका पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और बिहार जैसे राज्यों में जूट का उत्पादन किया जाता है। याद रखिएगा, जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। पेपर में आएगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो अगर